हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड में थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है और 12th क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? बच्चों, किसी भी कंडक्टर को अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं कि फ्री में आए हैं, पैसों के नहीं आए हैं। फ्री का मतलब है मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला स्पेस है कंडक्टर के अंदर। और इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ थर्मल वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक एवरेज वेलोसिटी से रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। जैसे ब्राउनियन मोशन होती है, सेम ऐसे ही ये मूव करते रहते हैं। सभी के आपस में कॉलिजन्स होते रहते हैं। मेटल के आयंस से कॉलिजन होते रहते हैं। बहुत सारे कॉलिजन होते रहते हैं। और बाहर क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि जैसे ही सरफेस से बाहर आने के लिए ट्राई करते हैं तो रेस्ट ऑफ द मेटल पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो एक अट्रैक्शन की वजह से वापस मेटल के अंदर ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो बच्चों, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज का जो एवरेज है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए इसके लिए हमने लिखा है फॉर्मूला एवरेज का। वेक्टर्स में ही एवरेज का फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि सबको हम प्लस कर रहे हैं, मतलब सबका रिजल्टेंट कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरे की सेम वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए तब एक रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं और अपॉन में कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम डिवाइड कर रहे हैं। हमने मान लिया है, कंसीडर कर लिया है कि कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं किसी स्मोक क्लाउड के अकॉर्डिंग। बच्चों, स्मोक क्लाउड में हमें पता है बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो ब्राउनियन मोशन में रहते हैं या रैंडम डायरेक्शंस में मोशन में रहते हैं, जैसा यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू हमने शो किया है। सभी देखो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, आपस में इनके कॉलिजन होते रहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी पूरा क्लाउड अगर आप देखें, एक स्मोक का क्लाउड, इतने पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो एक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। तो ये जो पूरे क्लाउड की एक वेलोसिटी है, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसे ही सेम मेटल्स के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इतने एनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। अगर कहीं करंट फ्लो हो रही है तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम ऐसे ही आगे बढ़ता है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आगे बढ़ रहा है, इसकी एवरेज वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है किसी कंडक्टर पर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया बच्चों, ये लिखा हमने व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो कंडक्टर को आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जैसे एक बॉक्स के अंदर आपने कोई गैस फिल कर रखी है ना। तो गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शंस में मोशन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, कॉलिजन करते रहते हैं, है ना। और रैंडम डायरेक्शंस में मोशन तो है, लेकिन इसका गैस का एक ओवरऑल फ्लो नहीं है। और ओवरऑल फ्लो की वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो बच्चों, इस टाइम पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि ओवरऑल फ्लो है ही नहीं। और यहां से हमें पता चल रहा है कि v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर अप टू vn वेक्टर, ये जो टर्म है ये जीरो आने वाली है। जीरो आने का मतलब ये है सभी वेलोसिटीज का रिजल्टेंट इस टाइम पर जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ वो कंडीशन भी हमें देखने को मिल जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन कुछ एवरेज वेलोसिटी से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन जरूर ऐसा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। तो ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जितने मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उतने ही माइनस एक्स के अलोंग मूव कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एक प्लेस पर या एक कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। मतलब वेलोसिटीज जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की वो बिल्कुल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
सभी डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए एवरेज ये 0 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे कंडीशन माइक्रोस्कोपिकली क्या हो रहा होता है। माइक्रोस्कोपिकली बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये रेड कलर में इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं और ये जो ब्लू कलर में है ये आयंस हैं। आयंस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और कॉलिजन्स हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कॉलिजन हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि बहुत छोटा साइज है इलेक्ट्रॉन्स का। आयंस का साइज बड़ा है, इनसे कॉलिजन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए एक कॉलिजन हमने यहाँ शो किया है, एक इलेक्ट्रॉन आकर टकराया है इससे और यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हुए अब ये आगे बढ़ गया इधर, यहाँ इससे कॉलिजन हुआ फिर इधर आ गया। लेकिन दो कॉलिजन्स के बीच में आप देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर नहीं है इलेक्ट्रॉन पर, तो इसलिए स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। दो कॉलिजन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है जो आगे भी यूज़ होगी कि जस्ट आफ्टर दो जो वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन आगे तक सेम रहती है और मैग्नीट्यूड भी आगे तक ही सेम रहता है जब तक दूसरा कॉलिजन नहीं हो जाता। तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन वाली वेलोसिटी और आगे आगे बढ़ने पर जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है। मतलब यहाँ पर दो कॉलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स इस टाइम पर यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। तो दो चीज़ें हमने नोट की हैं, एक तो दो कॉलिजन्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यूनिफॉर्म मोशन में है और जितनी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन है उतनी ही वेलोसिटी दूसरे कॉलिजन से पहले तक बरकरार रहने वाली है, कंटिन्यू रहने वाली है। अब देखिए आगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? हमने मान लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया इस डायरेक्शन में, है ना? इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। तो इलेक्ट्रॉन्स पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा? इलेक्ट्रॉन्स पर बच्चों हमें पता है नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी ही बन जाएगी, जैसे आप हवा तेज चल रही हो और उस टाइम किसी हल्की बॉल से क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो, है ना? जैसे आप किसी बॉल को प्ले कर देते हैं, सपोज हवा चल रही है फोर्स के अलोंग, आपने प्ले कर दिया एक बॉल को इधर, है ना? लेकिन क्योंकि हवा चल रही है, बॉल हल्की है, तो आप देखेंगे बॉल ऐसे आगे बढ़ेगी, ऐसे आगे चलने पर एयर की डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो सेम ऐसे यहाँ पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पहले तो बिल्कुल जो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन एक रैंडम वेलोसिटी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वेलोसिटी है, उससे मूव करेगा आगे, कितने एंगल से जाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फोर्स के अकॉर्डिंग उसका पाथ चेंज हो जाएगा। जैसे इस वाले कॉलिजन को देखें हम, इस वाले कॉलिजन को, है ना? तो यहाँ पर थोड़ा-सा आगे बढ़कर ऐसे चलेगा इलेक्ट्रॉन, कर्व पाथ पर। ऐसे ही अगर आप देखें यहाँ कॉलिजन हुआ था यहाँ, तो यहाँ से ये ऐसे चलेगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ कॉलिजन हुआ, यहाँ कॉलिजन होने के बाद में ऐसे जाना था इसको, लेकिन थोड़ा-सा कर्व पाथ पर मूव करेगा और कर्व कौन-सा है हमें पता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, तो वो कौन-सा पाथ फॉलो करता है? पैराबोलिक पाथ। तो इस टाइम पर ये जो कर्व पाथ हैं, ये पैराबोलिक पाथ पर ये पैराबोलिक पाथ होंगे बच्चों। तो इस टाइम पर जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, बैटरी अप्लाई की है, तब दोनों वेलोसिटीज़ अलग-अलग हैं। एक तो जो कॉलिजन के जस्ट आफ्टर थी, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन वाली वेलोसिटी अलग है, बिल्कुल रैंडम है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले कंडीशन थी, वही कंडीशन यहाँ पर है। लेकिन जब आगे बढ़ेगा, तो आगे वाली जो ये वेलोसिटी है, ये डिफरेंट हो गई है ना? ये अलग है। तो आफ्टर कोलिजन एट टाइम टी अगर वेलोसिटी देख रहे हैं, कुछ अलग वेलोसिटी है और बिल्कुल कोलिजन होने के बाद, कोलिजन होते ही जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, वो अभी भी वही वाली वेलोसिटी होगी जो पहले हम देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करने पर थी। मतलब डायरेक्शंस तो वही रहने वाली हैं, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। डायरेक्शन तो कंप्लीटली रैंडम ही रहने वाली है। अच्छा बच्चों, इस टाइम पर हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस फोर्स को हम देख लें, क्या होगा ये फोर्स? F इक्वल टू ई क्यू से हमने देखा ये वाला फॉर्मूला आएगा।
ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और कैपिटल एफ ये फोर्स है। तो यहाँ पर एक माइनस साइन आप देख रहे हैं, माइनस साइन हमने यूज किया है। यहाँ पर ये माइनस साइन, नेगेटिव साइन, ये बता रहा है कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ पर आप देखिए दोनों एरो एक दूसरे के अपोजिट है। देखो ये वाला, एक तो ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो माइनस साइन यही शो कर रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए यहीं से हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया है। कैसे? ए इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये तो नेट फोर्स यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो बच्चों एफ वेक्टर के प्लेस पर हमने रख दिया ई इंटू ई वैक्टर, ये वाली वैल्यू एफ वेक्टर के प्लेस पर रख दी और एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन बना ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ई ई वेक्टर अपॉन एम, है ना। ये एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन के लिए हमें मिल गया। अब देखें जरा ध्यान से कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा क्या? ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। देखिए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट है, कितना 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई भी कांस्टेंट है, कितना माइनस में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। लेकिन यहाँ तो हमने मैग्नीट्यूड ही लिया है, बाकी माइनस साइन यहाँ केवल डायरेक्शंस मैच करने के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, आपने एक बैटरी अप्लाई की है तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहने वाला है। ई इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ई इक्वल टू वी अपॉन एल, ये भी कांस्टेंट हो तो ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में रहने वाला है इलेक्ट्रॉन दो कॉलिजन्स के बीच में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लेकिन पाथ देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब मोशन इन प्लेन में जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते थे एक वेक्टर में लिखकर, वही इक्वेशंस अब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। देखिए हम देख भी सकते हैं यहाँ पर आगे यही वेलोसिटीज हमने यूज की है, वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी वन। हम बच्चों वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम टी पर, तो टी टाइम पर और एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और nth इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ऐसा मान लिया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का t1 टाइम पहले कॉलिजन हुआ था। भाई सबका कॉलिजन एक साथ थोड़ी ना हो रहे होंगे, कुछ के जल्दी कॉलिजन हो रहे हैं, कुछ का कॉलिजन हुए अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ, कुछ का बहुत लंबे टाइम पहले कॉलिजन हो गया था, है ना। बहुत लंबे टाइम से ऐसा नहीं, घंटे 2 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। माइक्रोस्कोपिकल हम वेरी स्मॉल यूनिट यूज़ करके उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबको अलग-अलग टाइम पहले कॉलिजन हुआ होगा। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का सपोज़ T1 टाइम पहले कॉलिजन हुआ है और सेकंड इलेक्ट्रॉन का T2 टाइम पहले कॉलिजन हुआ है, nth इलेक्ट्रॉन का Tn टाइम पहले कॉलिजन हुआ है। मतलब इतने-इतने टाइम तक ये यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में रहे हैं, है ना? 2 कॉलिजन के बीच में बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ़ोर्स अप्लाई हो रहा है, केवल कॉलिजन नहीं हुआ है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन कितने-कितने टाइम तक है, वो हमें यहाँ पर ये हमने लेट कर लिया है, इतने-इतने टाइम तक है, ठीक है? और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन जो वेलोसिटीज़ हैं, जो कंप्लीटली रैंडम थी, है ना, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, वो थी u1 वेक्टर, u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर रेस्पेक्टिवली। अच्छा टी टाइम पर अगर वेलोसिटीज देखें तो उसके लिए सिंबल हमने ये ऐड कर लिया, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर अप टू vn वेक्टर। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर देखें v1 कितनी होगी तो v1 वेक्टर इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t1। वेक्टर्स में लिख दिया है इसको, हमने अभी डिस्कस किया था। ऐसे ही v2 के लिए लिख दिया v2 वेक्टर इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t2, ये थर्ड इक्वेशन, और ऐसे ही nth के लिए हमने लिख दिया। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, तो ये जितनी भी हमने वेलोसिटीज लिखी हैं v1 v2 अप टू vn, इन सब का हमें बच्चों एवरेज चाहिए। ये एवरेज ही क्या होगा, ये एवरेज ही इस टाइम पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी देगा। देखो जरा क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, देखो सबके एवरेज के लिए हमने लिख लिया v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर अप टू vn वेक्टर, सबको प्लस करके n से डिवाइड, ठीक है, और इनकी वैल्यू पुट कर ली। देखो v1 की वैल्यू ये रही u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t1, है ना। ऐसे ही v2 की वैल्यू हमने पुट की, क्या, u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t2, और ऐसे ही vn की वैल्यू हमने पुट कर दी un वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू tn, और अपॉन में n ऐसे ही है।
अब u वाली सारी टर्म हमने एक साथ कर ली हैं और ऐसे ही जो a वेक्टर इंटू t1 t2 tn तक जो टर्म्स थी वो हमने अलग कर ली हैं बच्चों। और इसमें लास्ट वाली टर्म में भी हमें दिख रहा है ए वेक्टर कॉमन है सभी के साथ में ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को हमने यहाँ कॉमन लिख लिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल है ना? और ये जो सेकंड टर्म है क्योंकि ये वही वेलोसिटी है जो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन थी, तो ये बिल्कुल रैंडम है, कंप्लीटली रैंडम वेलोसिटी है और कंप्लीटली रैंडम वेलोसिटी का जो एवरेज है वो 0 होगा, इसमें हमने डिस्कस किया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है उस टाइम पर, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं देखो। तो फर्स्ट टर्म इसकी वेलोसिटी इसकी वैल्यू वीडी हमने पुट कर दी। सेकंड टर्म यू वेक्टर प्लस यू2 वेक्टर अप टू यूएन वेक्टर इसका एवरेज 0 और ये जो टाइम है t1 प्लस t2 अप टू tn अपॉन n, ये वो टाइम है बच्चों हर एक इलेक्ट्रॉन के जितने टाइम तक उसका कोलिजन नहीं हुआ। जैसे हम कह सकते हैं रिलैक्स रहा है बिल्कुल, इतने टाइम में कोई कोलिजन नहीं हुआ। तो इसके नाम पर ही हमने नाम रखा है रिलैक्सेशन टाइम, ये नाम हम याद रखेंगे। रिलैक्सेशन टाइम मतलब 2 कोलिजन्स के बीच में लगने वाला एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। सक्सेसिव मतलब लगातार होने वाले कोलिजन जो है, एक के बाद दूसरा कोलिजन, 2 कोलिजन्स के बीच में एवरेज टाइम। अब ये वैल्यू पुट करने पर देखो ये इक्वेशन बन जाएगी वीडी वेक्टर इक्वल टू 0 प्लस ए वेक्टर इंटू टाउ। अब देखिए यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। देखो ए वेक्टर कितना था इक्वेशन नंबर 1 में, ये था ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ई वेक्टर अपॉन एम। तो ये वैल्यू पुट करने पर देखिए क्या आएगा, यही वैल्यू पुट करने पर ये बन जाएगा वी डी वैक्टर इक्वल टू माइनस ई वैक्टर अपॉन एम इंटू टाउ। ये वैल्यू हमने ए वैक्टर की वैल्यू पुट करी है वाली माइनस ई वैक्टर अपॉन एम, ठीक है। ये फाइनल एक्सप्रेशन वेक्टर्स में, स्केलर में चाहते हैं तो माइनस साइन हटा दीजिए, वेक्टर्स हटा दीजिए, ये एक्सप्रेशन बनेगा। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में चाहते हैं तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में क्या बनेगा। जैसे एक मैंने मान लिया ये बच्चों एक कंडक्टर और इसकी लेंथ मान ली ये हमने कैपिटल एल लेंथ और एक बैटरी अप्लाई कर दी है वी वोल्ट की बैटरी। तो इस टाइम पर आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर से आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया दोनों एंड्स पर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वी अपॉन दोनों एंड्स के बीच में सेपरेशन एल। तो ई की वैल्यू आप पुट करिए इक्वल टू वी अपॉन एल। तो फाइनल एक्सप्रेशन ये आपको मिलने वाला है वी डी इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल। ठीक है बच्चों, बस इतना ही आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।